जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आदित्य L1 मिशन जो हमारा 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था उसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। L1 क्या है, L1 आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम उससे क्या अचीव करने वाले हैं। L1 का मतलब समझेंगे, L1 का मतलब क्या है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रेजेक्ट्री की। आदित्य L1 की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी जब वो L1 पर जाए, जिस डायरेक्शन में वो L1 पे जाएगा। ठीक है, तो ये अर्थ के आपको पता होगा, चंद्रयान 3 में भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम यहाँ से मिशन लॉन्च करते हैं सबसे पहले वो एक अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट इलेप्टिकल पाथ में रोटेट करता है। उसके बाद किसी एक पॉइंट पे, जो हमारा चंद्रयान वाले में जो था हमारा ट्रांजिशन था, यहाँ पे एक SOI एग्जिट होगा और वो यहाँ से ऐसे जाते हुए क्रूज फेज में होता हुआ L1 के चारों तरफ जो है हेलिक्स के शेप में जो है रोटेट करेगा और किसी सर्टेन पॉइंट पे आके L1 पे इस तरीके से पास में रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है टोटल आपकी आदित्य L1 की ट्रेजेक्ट्री फ्रॉम अर्थ टू L1 पॉइंट। अब बात करते हैं कि L1 क्या है। ठीक है, L1 का जो इंग्लिश में जो मीनिंग होता है इसको बोलते हैं लैग्रांगियन पॉइंट्स, यानी कि ये है आपका लैग्रांगियन पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स ही क्यों हमने चूज किया, आपने न्यूटन का लॉ सुना होगा, थर्ड लॉ, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इज इक्वल रिएक्शन। इसका मतलब L1 पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, सन का अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इस पॉइंट पे दोनों ही अपना ग्रेविटेशन फोर्स को एक दूसरे को पुश करते हैं, पुल करते हैं। लेकिन L1 एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इन दोनों का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेट हो जाता है। और ये हमने पॉइंट चूज किया है हमारे मिशन के लिए, जहां से हम सन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स एक ही ऐसा पॉइंट्स नहीं होता है, इस तरीके के जो है टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं, जिसको आप इस डायग्राम में भी देख सकते होंगे, जिसको हम डोनेट करते हैं L1, L2, L3, L4 और L5 से। ठीक है, L1 हम यहाँ पे हैं से L1 पॉइंट्स पे। ठीक है, इसको कहते हैं हम L2 पॉइंट, इसको कहते हैं हम L3 पॉइंट, ये होता है आपका L4 और ये वाला पॉइंट होता है आपका L5। ठीक है, इस तरीके के टोटल 5 पॉइंट होते हैं जो हमको इस अर्थ सन को, जब भी किसी को कोई मिशन लॉन्च करना होता है तो वो इन पॉइंट्स पे ही अपने मिशन को, सैटेलाइट को भेजता है ताकि वहां से वो सन की स्टडी कर सके। L2 पर ऑलरेडी आपका जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा हुआ है नासा का। और आप जितनी भी ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको नेट पे दिखती होंगी जो हम यूनिवर्स की लेते हैं, ये इसी टेलीस्कोप से खींची गई पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो L2 पे ऑलरेडी नासा का जो है ये सैटेलाइट टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो आपको इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अब हमारे बात करते हैं मिशन की। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा आदित्य L1। ठीक है, अब हमने यही पॉइंट क्यों चूज किया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन फोर्स नेगेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका ग्रेविटेशन फोर्स नेगेट हो जाता है तो हमारा जो मिशन होगा, जो हमारा सैटेलाइट होगा, उसको इस ऑर्बिट में रहने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वो उसको कम फ्यूल में वो उसके आसपास चक्कर लगा सकता है, क्योंकि अब उसको किसी भी ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना है। इस पॉइंट को आप मान सकते हो एक तरीके से फ्रंट रो सीट, जहां से हम सूरज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटीज को हमारे जो पेलोड्स लगे हुए हैं उसमें, सैटेलाइट में, उसके थ्रू रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, लैंड करना, चांद पे लैंड करना एक अलग बात है। चांद पे हम लैंड कर सकते हैं, सन पे हम लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि सन का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका ऑन एन एवरेज 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, तो हम इस पर लैंड नहीं कर सकते, लेकिन कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम L1 पॉइंट पे रह के जो है पता लगा सकते हैं। जो मिशन के ऑब्जेक्टिव्स है वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। L1 पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है वो है कि आपका जो हम ना कि L1 पॉइंट के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहाँ से हम सन के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखो, मून की अगर बात करें तो मून आपका है लगभग 3,80,000 किलोमीटर जो है यहाँ से आपके अर्थ से होता है मून। अगर सन की बात करें तो सन आपका है 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि सन काफ़ी दूर है अर्थ से। तो इस पर जाना जो है पॉसिबल नहीं है। हमें जाना है केवल L1 तक, जो कि आपका है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये जो आपका मिशन होगा लगभग जो है 4 महीने का होगा। 4 महीने का में हम वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये जो मिशन चलेगा लगभग 5 साल तक चलेगा। चंद्रयान जो मिशन था हमारा 14 दिन तक चला था, मैंने आपको बताया था। 1 लूना डे जो था उस तक ही हमारा मिशन वो चला था। ठीक है, L1 की बात करें तो L1 पॉइंट पे हम अकेले नहीं हैं। L1 पॉइंट्स पे ऑलरेडी यूरोपियन एजेंसी का जो है सोहो एक आपका सैटेलाइट है जो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है और वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स
चूज़ किए जाते हैं मिशंस के लिए, स्पेस मिशंस के लिए, स्पेशली सोलर जो मिशंस हमको लॉन्च करने उसके लिए ये बेस किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्यों चूज़ किया, हमने सन को ही क्यों चूज़ किया। कई सारे ऑब्जेक्टिव है, जो उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा सैटेलाइट जो हम भेजने वाले हैं आदित्य L1 के, उसका एक डायग्राम है, मैंने इसरो की वेबसाइट से लिया है और इस पे आपको ये पेलोड्स दिख रहे होंगे। ये पेलोड्स वो हैं जो हमने चंद्रयान 3 में भी डिस्कस किए थे। ये पेलोड्स डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करके, एक्सपेरिमेंट करके उन डेटा को सेंटर में भेजेंगे। ये इन पेलोड्स का जो एक्रोनिम है, उन एक्रोनिम की फुल फॉर्म है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन पेलोड की कैपेबिलिटी, व्हाट दिस पेलोड्स डू एंड ऑल अबाउट, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वैसे मैंने यहाँ पे एक आपके लिए स्नैपशॉट भी दिया हुआ है जिसमें आपको एक बेसिक कैपेबिलिटी जो है इन सब सेंसर्स की वो यहाँ पे दी हुई है, लेकिन अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो के बारे में भी इसमें बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके आदित्य L1 मिशन के जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें से टॉप 3 ऑब्जेक्टिव जो हैं मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले होता है आपका जो हमारा आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 सैटेलाइट है, ये जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ये लेयर होती है, इसको बोलते हैं कोरोना लेयर। ठीक है, आपको ये कोरोना लेयर होती है। आपने कई बार देखा होगा आपका जो जब इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, जब हम उसको देखते हैं तो एक सन आपका फिर भी थोड़ा सा डार्क दिखता है, लेकिन आसपास एक बॉर्डर जो है आपको बहुत ब्राइट बॉर्डर दिखती है, तो वो कुछ नहीं है, वो उसका क्या है, कोरोना है। अब देखो इसमें क्या होता है, सन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कोर में जो टेम्परेचर होता है लगभग 5000 डिग्री से लेके 6000 डिग्री के आसपास, सेल्सियस के आसपास होता है। लेकिन नॉर्मली हमारा लॉजिक ये कहता है कि हम कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जैसे हम कोर से दूर जाएंगे यानी साइड्स की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप बात करोगे कोरोना यानी जो बॉर्डर होती है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो होता है लगभग आपका 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका टेम्परेचर होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? डिफरेंट थ्योरीज हैं, साइंटिस्ट ने अब तक जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसकी डिफरेंट थ्योरी दी है, और ये हमारा वन ऑफ द मिशन होगा, मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इस बारे में पता लगाएं कि जो कोरोना पे है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्यों होता है। और इसको ये बोलते हैं हम कहीं ना कहीं, इसको एक जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं कोरोना हीटिंग प्रॉब्लम। ये जो लॉजिक हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोर से दूर आने के बाद भी टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है। नॉर्मली टेम्परेचर जितना आप किसी भी फायर सेंटर से दूर आओगे तो टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए हमने हमारा मिशन भेजा है। कई साइंटिफिक जो हैं मिशन हुए हैं, लेकिन अभी तक कई थ्योरीज हैं अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी ये एक मिस्ट्री बना हुआ है। उसके बाद आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे, जो आपका वर्ड होता है सोलर स्टॉर्म्स। इसको सोलर स्टॉर्म्स या फिर सोलर क्वेक्स भी बोलते हैं। ये जो फिनोमिना होती है आपकी इस पे सन पे, जहाँ पे आपका जो कोरोना वाला जो एरिया होता है वहाँ पे कई जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। इससे अर्थ को सबसे ज़्यादा खतरा है, इससे जो हमारी अर्थ है उस पर सबसे ज़्यादा खतरा मंड जाता है। ये अभी जो एक बार ये जो इवेंट हुआ था लगभग 1859 में लास्ट टाइम ये इवेंट हुआ था, और वो इवेंट जो है बहुत ही ये जो है डेंजरस इवेंट होता है। इस पे जैसे धरती पे हमारे अर्थक्वेक आते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वैसे ही सन पे जो है आपके सोलर क्वेक्स आते हैं, और उसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ता है, अर्थ पे पड़ता है। क्योंकि हम जो डायरेक्ट हीट, हमारी जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो सन से ही होती है, और सन पे इस तरीके का स्टॉर्म आता है तो वो हमको अर्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। 2012 में इस तरीके का इवेंट हुआ था, उस इवेंट को हमने जस्ट मिस कर दिया था। अगर वो इवेंट अर्थ की डायरेक्शन में हो जाता तो अर्थ को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। इस इवेंट को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कैरिंगटन इवेंट। ये होता है हमारा कैरिंगटन इवेंट, और ये इवेंट को भी हमको स्टडी करना है, और हम क्या कर सकते हैं, इस स्टॉर्म को रीड कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉर्म अगर हमारा फ्यूचर में, इसको प्रिडिक्ट करने में हमें मदद मिलेगी कि अर्थ इस आदित्य L1 मिशन के थ्रू अगर हम स्टॉर्म को प्रिडिक्ट कर पाए तो हम प्रिकॉशनली कुछ मेजर ले सकते हैं अर्थ को सेव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव उसमें से 3 जो चूज किए थे उसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूरे यूनिवर्स की। अगर मैं बात करूं तो एक हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव रहेगा स्पेस वेदर। ठीक है, ये बहुत हमारा जो है वन ऑफ द प्रॉब्लम रहता है, और क्लाइमेट चेंज जो है वन ऑफ द वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, और अर्थ इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारा क्लाइमेट चेंज है। अब अगर सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारा सन जो होता है ये लगभग 99.86% जो वेट होता है वो आपका लगभग जो है
इसका होता है। तो आप मान के चलो कि 0.414% लगभग आपका जो वेट है वो आपके सारे यूनिवर्स में आपका जो है उसमें मून, सन, वीनस वगैरह सब आगे इनका जो लगभग होता है 0.14% वेट होता है। और अगर आप पृथ्वी से बात करो तो लगभग आपका जो है साइज में सन 109 गुना है पृथ्वी के साइज से। मतलब पृथ्वी जैसे प्लानेट लगभग 13 लाख प्लानेट जो हैं सन में समा सकते हैं। तो वेदर जो चेंज होते हैं सन के कारण, वो आप मान के चलो कि वो एक वन ऑफ द फिनोमिना है जो फिनोमिना हमको रीड करनी है और हमें समझना है। और उस वेदर से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी किस तरीके से वेदर चेंज होता है, तो हमको नेविगेट करने में, हमको कहीं जाने में, कहीं प्लान मिशन करने में या फिर और काफ़ी चीज़ करने में उसकी मदद मिलेगी। तो ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव होगा जो ऑब्जेक्टिव हमको अचीव करना है आदित्य L1 मिशन की जगह। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। देखो, चांद पे उतरना एक बात थी कि हम चांद पे उतरे, चांद पे हमने लैंड कर दिया। चांद पे लैंड करना एक बात थी, लेकिन हम सन पे लैंड नहीं कर सकते। लेकिन सन पे लैंड करने से, चांद पे लैंड करने से CY3 ने ये प्रूव कर दिया है कि हम किसी भी इस तरह के मिशन में सेलेस्टियल बॉडी पे हम जो है हमारे सैटेलाइट को उतार सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो अचीवमेंट था हमारा, जिससे हमें ये पता लग गया कि जो फेलियर के चांस है वो अब लगभग जीरो हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था 4th नेशन भी हम बन चुके हैं इस तरीके की एक्टिविटी को करने में, और वो भी बहुत कम बजट में। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ही कम बजट में चंद्रयान 3 मिशन को उस पर लैंड करा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो आदित्य L1 मिशन है इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा पहला मिशन है। अभी तक हमने जो मिशन भेजे हैं वो लगभग चंद्रयान 1, 2, 3, मार्स पे भी हमारा मिशन गया, लेकिन सन पे हमारा जो मिशन है वो पहला मिशन है। और इससे कई सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी एक्सप्लोर होंगी। बाकी देशों ने भी ये जो है मिशन भेजा है। मैंने आपको बताया था कि L2 पॉइंट पे ऑलरेडी टेलीस्कोप है, और अमेरिका ने नासा के थ्रू, यूरोपियन एजेंसी, रशियन एजेंसी, चाइना की जो एजेंसी है, उन्होंने सब ने सूरज पे स्टडी करने के लिए, हीट स्टडी करने के लिए मिशन भेजा है। और क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेदर जो इंपॉर्टेंट होता है, स्पेस वेदर, उसकी जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर कंसर्न है अभी पूरे वर्ल्ड के लिए, और भारत के लिए वैसे ही क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हमारे यहाँ पे होती है। कई बार सूखा पड़ता है, कई बार इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज का या वेदर का क्लियर हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं वहाँ से डेटा कलेक्ट करके, तो हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। इसे इंडिया के लिए वहाँ से डेटा जो कलेक्ट करना है वो मिशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सोलर जो मिशन होता है उस पर एक जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है वो आती है आपकी, दो एक्टिविटी फिनोमिना होती हैं, सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम जो होते हैं ये लगभग आपकी जो फिनोमिनाज हैं, ये नासा ने स्टडी करके बताया था कि ये फिनोमिना आपकी 11 साल में एक बार रिपीट होती है। ठीक है, ये 11 साल में एक बार रिपीट होती है फिनोमिना। तो इस फिनोमिना को भी हम स्टडी करेंगे कि ये फिनोमिना किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, और ये इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्थ पे आता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ आता है, अर्थ पे आता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इस स्टडी को भी करें कि जब सोलर मिनिमम होता है, जब सोलर मैक्सिमम होता है, तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा बहुत हाई होगा, और उस टेम्परेचर को स्टडी करके हम हमारी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेस मिशन कई बार होता है कि स्पेस मिशन जो है बहुत ही रिच कंट्रीज़ का प्लान होता है, वो हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने एक बात ये तो प्रूव कर ही दिया है कि हम जो भी हमने मिशन अभी तक लॉन्च किए हैं वो लगभग बहुत ही कम बजट में लॉन्च किए हैं, और हमने लगभग 10x 20x लेस बजट देन नासा एंड अदर एजेंसी से हमारे मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च कराया है। तो आपको पता होगा कि विक्रम साराभाई जो हमारे इसरो के फाउंडर थे, उनका एक ही मिशन था कि ये भारत को भी इस तरह के मिशंस की ज़रूरत है। और अब हमने एक बार चंद्रयान 3 पे लैंड करके प्रूव कर दिया है कि हम अब किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे अगर हम चाहें तो हमारा मिशन भेज सकते हैं। मार्स पे हमने अपना मिशन भेजा और हम सॉफ्ट लैंडिंग भी कर सकते हैं। यही विक्रम साराभाई जो थे उनका विजनरी था, उनका एक विजन था। उसी विजन के थ्रू उन्होंने इसरो को इस्टेब्लिश किया था कि हम हमारे देश में भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो हम जाके स्पेस की एक्टिविटीज़ को रीड कर सकें। तो ये उनका मिशन था, और उस मिशन के थ्रू आज देखोगे कि हमने चंद्रयान 3 जो है मंगलयान सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। CY1, CY2, CY3 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च किए, जिसमें CY3 जो है बेस्ट सक्सेस मिशन रहा है, हमने लैंड करा लिया। उसके बाद मार्स पे हमने मिशन भेजा, मार्स की काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने कलेक्ट की है, और अब हमारा आदित्य L1 मिशन
ऑन द वे है, और सून ही हम एक बार और पहुंचने के बाद हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था लगभग इसको 125 डेज लगेंगे, और वो मिशन जो है लगभग 5 साल तक हमारा चलने वाला है। ये थोड़ा बड़ा मिशन है चंद्रयान 3 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे लिए एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन आइकन को बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वीडियो आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही शेयर करना चाहता था। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।